Hello, hello. Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. So some 3 more minutes to go. All right, friends. So now it is 9 p.m. in my mobile and we'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? क्या आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? रवि, पुष्पेंद्र, मयूर, राकेश, VH, अभिजीत, सुशील, सूरज, काजल, Saurabh, Shreyash and others. The answer is yes. We'll start the class. कहीं पर दोस्तों ऑडियो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आए तो आप अपने कीबोर्ड पर Ctrl+R या Ctrl+Shift+R प्रेस करिए, गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ करिए, उसमें कोई एड ऑन है उसको डिसेबल करो, फिर भी नहीं चलता तो इनकॉग्निटो मोड में आप लॉगिन कर सकते हैं एंड होपफुली इट शुड वर्क। तो ये अपनी लेक्चर सीरीज Win20 CSP सीरीज आप जानते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो अनअकैडमी प्लस में मेरे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट थे और उसके बाद जितने इकोनॉमी के अपडेट्स आए हम यहाँ पर उसे देख रहे हैं फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स एंड मेंस। यहाँ पर इकोनॉमी आप जानते हैं 6 पिलर में मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बजट, टैक्सेशन, इंटरनेशनल ट्रेड वो खत्म हुआ था। फिर चौथा पिलर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो उसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी सारा तो कवर किया था, 2-3 बड़े मुद्दे बाकी थे जो आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे पिलर 4C, जहाँ पर हम लोग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के बाद क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्टार्टअप कंपनीज, उसके साथ जुड़े हुए कुछ मुद्दे। एंड देन देयर इज पिलर 4C, जहाँ पर आप जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सच एज GDP, अनएम्प्लॉयमेंट, वो सब क्या है। वैसे ये सब हैंडआउट मैंने डाल दिए, आप चाहें तो mruna.org/डाउनलोड सेक्शन में जाओ तो उधर से भी आपको ये मीडिया फायर की लिंक मिलेगी जहाँ पर ये सारे एक एक करके PDF फाइल रखे हैं। कुल मिला के अब तक करीब 150 या शायद उससे भी ज़्यादा पेजेस हो गए हैं, लेकिन उसको देखकर आपने मतलब खौफ में आने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मेंस का माल भी दोस्तों इसके अंदर मैंने डाल दिया है। प्रीलिम के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ये स्कीम का ये बॉस है, मिनिस्ट्री है, वो हमको पता होना चाहिए। और मेंस के लिए बहुत सारे एनालिटिकल पॉइंट्स, सजेशन पॉइंट्स, जो इकोनॉमिक सर्वे, नीति आयोग रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर कॉलम, वहाँ से माल जमा करके डाला हो, तो वो कुल मिलाकर इसलिए बड़ी चीज़ दिखती है। बाकी प्रीलिम वाला माल तो बहुत मर्यादित है, इसलिए मतलब 150 पेजेस कैसे होंगे वगैरह वो चिंता में आने की ज़रूरत नहीं। खैर, तो लास्ट टाइम हमने ये काम अधूरा छोड़ा था। पिलर 4A सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में हम लोग देख रहे थे एग्रीकल्चर, जहाँ पर याद करो वो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग देखी थी। फिर ये हमने मुद्दे देखे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म के लिए APMC में सुधार का ऑर्डिनेंस, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर सुधार का ऑर्डिनेंस, वो हमने देखा था। उसके बाद कुछ और मुद्दे जो आज हम देखेंगे। सो वी आर कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड फ्रॉम पेज 100 ऑनवर्ड्स। उसमें प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे में एक चीज़ तो हाईलाइट हुई कि
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और उसके बफर स्टॉक में क्या सुधार करें, और दूसरा ये असेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसमें सुधार के लिए ऑर्डिनेंस पास किया गया। फिर कुछ मुद्दे आते हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वगैरह देखते हैं। ये सब माल किधर मिलेगा आपको? फ्री में ही है। आप जाइए unacademy.com और उसमें मेरा प्रोफाइल पेज दैट इज @mronal.org, कोर्सेज में जाओ और स्पेशल क्लासेस, तो वहाँ पर ये Win20 CSP सीरीज, जहाँ पर मैं ये सब इकोनॉमी के अपडेट्स दे रहा हूँ, और अलग से होता है वो मेंस एग्जाम के आंसर राइटिंग, तो वो 2 सीरीज चलती रहती। और ये तो मैं पहले भी कई बार बता चुका, Win20 CSP सीरीज क्या है। वो प्रीलिम में आप 2019 तक जो बैच में थे, और उसके बाद ये जो नए बजट, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह के अपडेट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि इकोनॉमिक सर्वे 2020 जो कि आया था जनवरी महीने में, उसके वॉल्यूम 1 चैप्टर 4 में उसने कुछ बात करी थी, अंडरमाइनिंग द मार्केट्स व्हेन गवर्नमेंट इंटरवेंशन हर्ट्स मोर देन इट हेल्प्स। यानी कि बाजार शक्तियों को, फ्री मार्केट इकोनॉमी को फंक्शन करने दिया जाए, उसके अंदर ये बेफिजूल में सरकार कुछ दखल करती है तो फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। उसी का उसने उदाहरण दिया है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जब प्रोक्योरमेंट करता है तो फायदा कम नुकसान ज्यादा है। वो क्या मुद्दा है समझते हैं। ये 1964-65 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक कानून द्वारा बनाई गई वैधानिक निगम है, यानी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। उसके ऊपर बॉस कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो ये एफसीआई का मूल काम क्या है? पहले तो वो किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करेगा। तो उसके 3 काम है। पहला, किसानों से खरीदेगा। दूसरा काम करेगा, गरीबों में उसका वितरण करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस। और तीसरा काम है, बफर स्टॉक में थोड़ा अनाज बचा के रखेगा फॉर सम इमरजेंसी सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, या होली दिवाली या ऐसे कुछ फेस्टिवल के आसपास जब बहुत ज़्यादा मांग बढ़ जाए, तो उस वक्त अपने बफर स्टॉक से इमरजेंसी में वो माल निकाल कर बेच सके। बहुत महंगाई बढ़ जाए तो ओपन मार्केट सेल ऑपरेशन कर सकता है। ये सब उसके काम है। सो बेसिकली 3 फंक्शन इज व्हाट? किसानों से खरीदेगा महंगे दाम पर, एमएसपी दाम पर खरीदेगा, गरीबों को सस्ते में बेचेगा, और थोड़ा बफर स्टॉक रखेगा इमरजेंसी के लिए। तो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि ये सब तो हो रहा था, बट इसमें प्रॉब्लम्स क्या आने लगी। सक्सेसिव गवर्नमेंट, चाहे कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, किसानों को खुश रखने के लिए हर साल वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाते रहेंगे। सपोज वीट, गेहूं का प्राइस पहले हो सरकार ने रखा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य कि 1200 रुपये प्रति 100 किलो क्विंटल। फिर वो बढ़ा के कर दे, इलेक्शन आ रहे, चलो 1800 रुपये प्रति क्विंटल यानी 100 किलो करते हैं। तो सरकार किसानों को खुश करने के लिए तो एमएसपी बढ़ाती रहती। तो पैरेलली क्या प्राइवेट सेक्टर का जो मर्चेंट है, जो एपीएमसी मंडी में बैठता है या कहीं पर, क्या वो बढ़ा सकता है अपने प्राइस इतनी जल्दी जल्दी? मान लीजिए सरकार ने 1800 रुपये किए, तो ये आदमी कर सकता है कि मैं 1200 रुपये तक खींच के लाऊं। लेकिन 1800 शायद उसको लगे कि इतना तो मैं मैच नहीं कर सकता, मेरा भी प्रॉफिट रहना चाहिए वगैरह, सो और मुझे भी आगे जाके बेचना है। सो एज अ रिजल्ट ये जो बहुत सारे मर्चेंट है वो एमएसपी को मैच नहीं कर सकते। देन व्हाट हैपन्स? क्योंकि निजी व्यापारी उतना पैसा नहीं दे सकता, तो किसान किसको अनाज बेचेगा? स्वाभाविक है, सरकार को बेचेगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बेचेगा। एज अ रिजल्ट बहुत सारा अनाज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास आता है कि उसके गोडाउन में कैपेसिटी नहीं है। दे आर ओवरफ्लोइंग विथ एक्सेस बफर कैपेसिटी। ये देखिए कैसे अनाज सब सड़ रहा है, पानी, और ये बारिश आ गई और क्या गंदा सब बेकार हो गया। एज अ रिजल्ट आजकल एफसीआई काम क्या करता है? बहुत सारा अनाज उन्होंने ओपन मार्केट में बेचना शुरू किया है, लेकिन फिर भी जो जितना लोग खा सकते हैं उतना उनके पास है। तो अब ऐसा भी सोच रहे हैं कि अफ्रीका और दूसरे गरीब देशों को दान में दे दिया जाए। ऐसी ये परिस्थिति आ गई है। और ऑन दी अदर साइड, ये जो प्राइवेट सेक्टर का मर्चेंट है वो क्या पाएगा कि मैं मैच नहीं कर सकता इतना बड़ा एमएसपी प्राइस, तो मैं फार्मर, मुझे वैसे भी बेचने वाला नहीं है, तो मैं क्यों ट्रक खरीदूं या वेयरहाउस खरीदूं या गोडाउन बनाऊं? गोदाम भंडारण में वो इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं, तो निजी निवेश की कमी आ रही है। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सपोज मित्रों, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1800 रुपये प्रति 100 किलो पर अनाज खरीद रहा है, तो वो क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसान को उतना मिला। उसके ऊपर एफसीआई ने स्टोर भी करना है ना, डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा आता है, अपना भी स्टाफ की सैलरी, लाइट बिल का खर्चा। तो कुल मिलाकर एफसीआई का जो खर्च पड़ता है, लागत मूल्य क्या है? इकोनॉमिक कॉस्ट उसका हो जाता है 2700 रुपये प्रति 100 किलो, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोलता है।
तो यानी 100 किलो रखने का एफसीआई का कुल खर्चा कितना है, लागत इतनी है 2700, और उसके पास 100 किलो है, तो यानी पर किलोग्राम उसने जो अनाज खरीदा एफसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितने में उसको पड़ रहा है, 27 रुपीज में। फिर आप याद करो, हमने पिलर 6 में पढ़ा था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम। उसमें बात क्या थी, भारत की 67% आबादी को राइस 3 रुपये प्रति किलो, वीट 2 रुपये प्रति किलो, और दूसरे कोर्स ग्रेन ये ज्वार बाजरा वो सब 1 रुपये प्रति किलो में दिया जाएगा। तो यानी फूड कॉर्पोरेशन इंडिया ने समझिए कि अनाज खरीदा, वीट खरीदा 27 रुपये में, और गरीबों को कितने में बेचना है, वीट की हम बात करें 2 रुपये में बेचना है। यानी किसानों से महंगे में खरीदो, गरीब को सस्ते में बेचो, दैट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी एफसीआई ने 27 में खरीदा, बेच वो 2 रुपये में रहा है, तो उसका नुकसान कितना हुआ, 27 माइनस 2 इक्वल 25 रुपीज पर किलो नुकसान हो रहा है। वो सरकार ने नुकसान को सब्सिडी के रूप में देना होगा, स्वाभाविक है, जिसको हम बोलते हैं फूड सब्सिडी दी जाए, शुड बी गिवन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे, याद करो हमने पिलर 2 में देखा था एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, यानी बजटेतर संसाधन। मुद्दा ये है कि सरकार बजट में ऐसा बोले कि हम लोग, हमारी इतनी इनकम है, इतना एक्सपेंस है, और सामने जो डेफिसिट घाटा हो रहा है उसकी भरपाई के लिए हम लोग 8 लाख करोड़ रुपए बोरो करने वाले। यानी फिजल डेफिसिट राजकोषीय खात एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी करीब 3.5%। तो उसके अंदर उन्होंने गिन के, मतलब वो क्या बोलना चाहिए कि हाँ ये जो फूड सब्सिडी के नाम पर एफसीआई वाले और मिनिमम सपोर्ट प्राइस और ये जितने हमारे काम चल रहे हैं, करीब 1.2 लाख करोड़ रुपीस की हम लोग फूड सब्सिडी देने वाले, ऐसा सरकार बोलती है बजट में। लेकिन फिर पता चलता है एज पर द इकोनॉमिक सर्वे कि असल में सरकार उनको वो सब्सिडी का पैसा टाइम पर रिलीज नहीं कर रही, वो पैसा कहीं और दूसरी योजना में इधर उधर पड़ा रहता है। एज अ रिजल्ट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर एक प्रकार का प्रेशर बनता है कि उसने बाजार से खुद पैसा बोरो करना पड़ेगा सेपरेटली, और ये तो एक 1.2 लाख करोड़ वो किसी तीसरी योजना में चले जाएंगे, और एफसीआई को बोलेंगे वो तो टाइम पे हम रिलीज नहीं कर सकते, तुम बाजार से देख लो। तो एफसीआई ने खुद अपने सपोज कुछ पैसा वो बोरो करने जाए, किधर से जाएगा, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, जिसमें से आप याद करो पैसा जाता है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड एनएसएसएफ, जो कि पब्लिक अकाउंट का हिस्सा है। तो एफसीआई वाले वहां से पैसा खुद बोरो करते हैं, खुद गेम चलाते हैं। तो ये जो पूरी गेम चल रही है उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, की सरकार टाइम पे पैसा रिलीज नहीं करती, और ये सरकारी निगमों द्वारा उन पर एक बोझ डाला जाता है कि आप खुद से पैसा और बोरो करके लेके आओ। दीज आर द प्रॉब्लम्स। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे ने ये सजेस्ट किया है कि हमने ये फूड सब्सिडी का बर्डन थोड़ा कम करने की जरूरत है। वो कैसे कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट में तो ऐसा लिखा है कि ये कुल मिलाकर भारत की 67% पॉपुलेशन को हम कवर करें, उनको 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये में प्रति किलो अनाज बेचे। इकोनॉमिक सर्वे बोलता है क्या इतना अनाज सस्ता बेचना भी जरूरी है क्या सबको, जो लोग कम गरीब हैं उनसे थोड़ा ज्यादा पैसा लेना चाहिए, दोज हु आर रिलेटिवली लेस पुअर उन पर थोड़ा ज्यादा प्राइस आप चार्ज करो। मतलब बहुत, अगर तो उसको 13 रुपये में दो ना, बाजार में भले 27 में चला, बट ऐसा तो नहीं कि उसको सिर्फ 3 रुपये में आप देना शुरू करो, विच इज तो जितना ज्यादा वो सब्सिडी देनी पड़ती। तो एक तो सजेशन इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा है कि ये 67% पॉपुलेशन को ये दाम में नहीं दो, सिर्फ एकदम बॉटम की 20% जो पॉपुलेशन हो, बहुत गरीब हो, अंतिम के 20% लोग, उन्हीं को आप ये 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये में दो, बाकी सबको महंगे में अनाज बेचा जाए। दिस इज वन सजेशन जिसकी मदद से फूड सब्सिडी का बोझ कम हो। दूसरा उन्होंने सजेशन दिया है कि सपोज पीडीएस शॉप पर यह दाम चलता हो कि गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, और प्राइवेट सेक्टर का शॉपकीपर सपोज वो 30 रुपये प्रति किलो में बेच रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि आप बहुत सारे गरीब लोगों को ऐसा बोल दो कि आप बाजार में से 30 रुपये प्रति किलो में अनाज खरीद लो, और असल में तो आपको कितने में मिलना चाहिए था, 2 रुपये में। यानी आपको ऊपर बोझा जो पड़ा 28 रुपीज का, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम पर सरकार आपके बैंक खाते में जमा कर देगी। इससे फायदा क्या होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाले ने ढेर सारा अनाज अपने गोडाउन में रखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बाहर से ही अपना गुजारा चला लेंगे। यानी कि उनको अनाज ना देते हुए पैसा दे दो बैंक अकाउंट में, और उससे वो प्राइवेट शॉपकीपर से माल खरीद लें, जिसको बोला गया है कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम, सशर्त नकदी हस्तांतरण योजना है। सशर्त मतलब कंडीशनल कैसे, वो इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे ब्राजील के अंदर ऐसी योजना है बोल्सा फैमिलिया,
मैक्सिको में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी डाडीज, देन फिलीपींस में है कुछ पेंटाविड फिलिपिनियो। ये ऐसी योजना है कि जहाँ पर शर्त होती है कि आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजेंगे, आप अपने बच्चे को पोलियो की खुराक खिलाएंगे, तभी आपको ये पैसा मिलेगा। सो लाइक दैट इट इज कंडीशनल। तो ऐसी कुछ फूड कूपन सिस्टम या कैश ट्रांसफर सिस्टम हमने करनी चाहिए, ये भी सजेशन दिया। उसके अलावा बजट 2020 में एग्रीकल्चर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के लिए अलग अलग बातें करेंगे कि किसान रेल चलाएंगे जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ट्रांसफर कर सके, कृषि उड़ान चलाएंगे, मतलब ऐसे विमान जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और दूसरे जगहों से हम लोग इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज भर के भारत और भारत के बाहर एक्सपोर्ट कर सके, ऐसी ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्ट, कृषि उड़ान शुरू करेंगे। सो दैट वाज वन फैक्टर। उसके बाद हमने पढ़ा था पिलर 4A सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एग्रीकल्चर, वहाँ पर फूड इन्फ्लेशन की बात। फूड इन्फ्लेशन क्यों होता है, ऑनियन में क्या कारण, टोमेटो में क्या कारण, पल्सिस में क्या कारण, सरकार ने क्या सुधार किए, वो सब पढ़ा था। नए मुद्दों में एक वर्ड आता है कॉबवेब फिनोमिना, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में दिया, तो वो हमने समझना है। सपोज फार्मर के पास 1 हेक्टर की जमीन है और 1 हेक्टर में सपोज वो गेहूं उगाए तो 30 क्विंटल बन सकता है, पल्सिस दाल उगाए तो 8 क्विंटल बन सकते। क्यों, वो भाई हर एक पौधा अलग है, उसकी पैदावार अलग होती। सपोज सरकार बोले कि वीट का MSP होगा 1000 रुपये और पल्सिस का होगा 1500 रुपये, फिर भी आप अगर गिनती शुरू करें तो ये जितने किलो बना रहा है बराबर वीट उगाएगा अपनी जमीन पर तो 30 क्विंटल बनेंगे, हर क्विंटल के 1000 रुपये मिलते हैं तो उसको 30,000 रुपये मिलेंगे। पल्सिस उसमें भले MSP ज्यादा हो 1500 रुपये, बट पैदावार के हिसाब से 8 किलो ही उगेगा जमीन पर तो 12,000 ही मिलेंगे। यानी दाल उगाने में खास मजा नहीं है, ऐसा फार्मर सोचता है। दूसरी एक प्रॉब्लम ये आई कि यूपीए सरकार के दौरान जैसे वीट है तो उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस 600 रुपीज से बढ़ाकर 1000 रुपी, मतलब 400 रुपये की बढ़ोतरी होती है बिटवीन 2004 टू 2009। उसी वक्त दालों के दाम में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार खरीदती थी 100 किलो दाल, 1300 से बढ़ाकर 1500, तो मतलब हार्डली 190 रुपीज। तो ये सब देखकर फार्मर क्या सोचेगा कि दाल उगाने में कुछ मजा नहीं है, बेटर वी गो फॉर वीट। अब जब ऐसा होगा तो 2015 में सर्वे ने पाया कि ज़्यादातर किसान दाल उगाने की जगह गेहूं और चावल उगा रहे थे। सो देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ पल्सिस, जिसके चलते दाल महंगी हो गई। अब दाल महंगी होनी शुरू हो गई है, देखो कि प्रति किलो सपोज 80 रुपये में बिकती थी, वो बढ़ के हो जाए सीधी 140 के आसपास जा रही है इधर। तो अब नेक्स्ट ईयर कई फार्मर क्या सोचेंगे कि चलिए पल्सिस उगाते हैं, बाजार में बेचेंगे, बहुत महंगी बिकती है, होपिंग टू अर्न मोर मनी। लेकिन फिर ये होगा कि सभी किसान इसी में लग जाएंगे कि ज़्यादातर किसान दूसरे साल दाल उगाना शुरू करेंगे, तो दाल की सप्लाई बढ़ जाएगी। और आप जानते हैं अगर सप्लाई बढ़ेगा तो वो चीज़ का प्राइस कम हो जाता है, सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस कम हो जाता है। तो फिर देखिए वापस प्राइस गिरने लगे, तो तीसरे साल 2017 में वापस फार्मर नाराज हो जाएगा कि ये तो मज़ा नहीं है, हम लोग शुगर केन गन्ना उगाते हैं। तो अगेन वो क्या होगा, पल्सिस की सप्लाई कम हो जाएगी, तो वापस उसमें महंगाई आ जाएगी। तो ये जो तमाशा चल रहा है कि दाम गिर जाएंगे फिर वापस उगाना बंद करेंगे तो फिर महंगाई आ जाएगी, इसको बोला जाता है कॉबवेब फिनोमिना। और इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि यही एक महत्वपूर्ण कारण है जिससे हमारे देश में देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ पल्सिस इन्फ्लेशन। अब वापस आते हैं, लास्ट वीक हमने पढ़ा था आत्मनिर्भर भारत की, जहाँ पर एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की मदद करने के लिए कुछ ऑर्डिनेंसेस, अध्यादेश पास किए गए। एक हमने पढ़ लिया APMC ऑर्डिनेंस कि वो फार्मर बेच सकता है और टैक्स नहीं लगेगा वगैरह बातें देखी। दूसरा हमने देखा वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला कि वो केचप और दूसरी टोमेटो कंपनी को एडवांस में एग्रीमेंट करते थे, वो सब वो हमने देख लिया था। तीसरा ऑर्डिनेंस पढ़ना बाकी था जो अब पढ़ते हैं, जिसका नाम है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को सुधार करने का ऑर्डिनेंस, आवश्यक वस्तु अध्यादेश। ये मुद्दा क्या है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आवश्यक वस्तु 1955 में इसका एक कानून बनता है। ऑब्जेक्टिव ये था कि फूड आइटम्स, फर्टिलाइजर, मेडिसिन, पेट्रोलियम, अगर उसकी आर्टिफिशियल शॉर्टेज कोई क्रिएट कर रहा हो जिसके चलते उसके प्राइस बढ़ रहे हो तो सरकार कुछ कदम उठाए और उसकी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करे। इससे कुछ असल में होता है कि नहीं, जवाब है हाँ। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द केस ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन में कौन सा आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, उसके ऊपर कौन है पेरेंट मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर।
उसके नीचे फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट, उसके नीचे नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी नप्पा, जिसके बारे में हम लोग पिलर 6 हेल्थ में पढ़ चुके थे। तो वो फिर अंडर दिस असेंशियल कमोडिटीज एक्ट उसको कुछ पावर मिले हैं, जिसकी मदद से वो जैसे हार्ट में जो स्टेंट लगाते हैं उसका प्राइस उन्होंने कंट्रोल किया, घुटनों में जो नी कैप्स लगाते हैं उसका प्राइस उसने कंट्रोल किया। तो वहां पर सरकार बोल सकती है कि ये चीज का प्राइस इससे ज्यादा नहीं होगा। सो दैट इज वन पावर अंडर द असेंशियल कमोडिटीज एक्ट। यही चीज सैनिटाइजर और फेस मास्क के केस में भी कालाबाजारी और लूटखोरी नहीं हो, व्यापारी बहुत पैसा नहीं चार्ज करे, इसलिए सरकार ने कुछ नोटिफिकेशन जारी किया था 2020 मार्च में। फिर आगे चलते चलते 2020 जुलाई तक सरकार को लगा कि अब हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क की भारत में कोई शॉर्टेज नहीं है, सफिशिएंट सप्लाईज देयर। तो सरकार ने वो सब जो भाव नियंत्रण और सब स्टॉक के नोटिफिकेशन थे वो हटा दिए। क्या हमारा मेन तो मुद्दा है कि फूड आइटम्स, वहां पर असेंशियल कमोडिटीज एक्ट उसकी मदद से क्या कर सकते हैं। सपोज कोई चीज है, मान लीजिए ऑनियंस, जो कि 100 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं, और एक कोई व्यापारी है जिसने अपने गोदाम में 1000 किलो ऑनियन स्टोर करके रखें, और वो मतलब क्यों स्टोर करके रखें, ताकि और भाव बढ़ने दो फिर मैं रिलीज करूंगा, मुझे प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसी कोई संग्रहखोरी, होर्डिंग हो रहा है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इसको फिक्स कर सकता है क्या? जवाब है हाँ। इन थियरी सरकार एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में स्टॉक लिमिट इश्यू कर सकती है। वो बोल दे कि कोई भी व्यापारी अपने गोदाम में 700 किलो से ज्यादा ऑनियंस नहीं रख सकता, वरना उस पर पेनल्टी लगेगी, जेल में बंद कर देंगे। सो नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो व्यापारी जिसने अपने गोडाउन में 1000 किलो रखा था, उसमें से उसने 300 किलो बाजार में बेचने के लिए निकाल देना पड़ेगा। तो बाजार में ऑनियन का सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो उसका प्राइस कम हो जाएगा, तो हो सकता है 100 रुपये का ऑनियन 80 रुपीज़ में प्रति किलो बिकना शुरू हो जाए। सो लाइक दैट असेंशियल कमोडिटीज एक्ट और उसकी ये स्टॉक लिमिट नॉर्म से मदद मिल सकती इन थियरी। वास्तविक में क्या ऐसा होता है? वास्तविक में ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने पाया। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ केस स्टडीज करी कि पिछले 1-2 सालों में शुगर, चीनी के दाम, ऑनियंस, प्याज के दाम, उसकी उसने सब केस स्टडी करी। तो उसने पाया कि कुल मिलाकर करीब 76,000 व्यापारियों पर ये रेड करे गए थे। स्टेट गवर्नमेंट के जो भी फूड एंड सिविल डिस्ट्रीब्यूशन के जो ऑफिसर होंगे उन्होंने रेड करे, कितने? 76,000 ट्रेडर्स पर। उनमें से कितने लोगों पर पेनल्टी लगाई? सिर्फ 3,000 ट्रेडर्स पर। हाउ इज दिस पॉसिबल? दो बातें हो सकती, या तो भारत के व्यापारी बहुत ईमानदार है इसलिए उन्होंने रेड तो करी लेकिन कोई मिला नहीं, या फिर कि वो सब व्यापारियों ने उनको ब्राइब दे दिया, बराबर उनको घूस खिला दी, इसलिए किसी पर उन्होंने एक्शन नहीं लिया। यानी कि जो रेड मारी जाती है वो असल में कुछ काम करने के लिए नहीं, बट ट्रेडर्स को हैरेस करके उनसे ब्राइब लेने के लिए रेड मारी जाती है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे इशारा कर रहा है। यानी कि ये जो असेंशियल कमोडिटी एक्ट है उससे फायदा कम, नुकसान हुआ ज़्यादा हुआ है कि ऑनियन या शुगर के प्राइस तो ये कंट्रोल कर नहीं पाए, उल्टा ये सब लोग पैसा बना रहे हैं उसमें से। स्टेट ऑफिशियल्स कंडक्ट द रेड विथ ब्राइब मोटिव। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रैंडमली उनको ठीक लगे ऐसी स्टॉक लिमिट कम ज़्यादा करते रहते हैं। ऐसी जितनी भी रेड और स्टॉक लिमिट करी उससे ना तो हम 2019 का ऑनियन प्राइस कंट्रोल कर पाए, ना 2006 का पल्स प्राइस कंट्रोल कर पाए, ना 2009 में चीनी महंगी हो गई उसको सस्ता कर पाए। यानी कि ये असेंशियल कमोडिटी एक्ट पुराना और बेकार हो चुका है, इसका कोई फायदा नहीं। इनफैक्ट इसके चलते व्यापारी हमेशा खौफ में रहता है कि मैं स्टॉक में सब जितना ज़्यादा बनाऊंगा वेयर हाउस, और ये लोग कभी भी स्टॉक लिमिट चेंज कर देंगे तो मैंने जितना सीमेंट और स्टील लेकर बनाया होगा वेयर हाउस मेरा फेल हो जाएगा। और वैसे भी ये 1955 में बनाया था, तब अपने देश में अकाल ज़्यादा पड़ता था, भोजन की समस्या थी, ग्रीन रेवोल्यूशन होना बाकी था, तो बराबर है उस जमाने में कानून जरूरी था, बट अब ये आउटडेटेड हो गया, मिसयूज ज़्यादा हो रहा है। प्रॉब्लम एरिया क्या है ये असेंशियल कमोडिटी एक्ट के? सपोज एक व्यापारी ऐसा सोचे कि मैं वीट खरीद के रखता हूँ एडवांस में और मुझे टाइगर बिस्किट बनाने, तो मैं एडवांस में वीट खरीद के रखूँ अपना, एक गोदाम 1000 किलो, दूसरे गोदाम में 1000 किलो, तीसरे में 1000 किलो, तो ये मुझे फायदा रहेगा। लेकिन जब भी लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन करीब आ रहे हो तो अचानक से केंद्र सरकार, राज्य सरकार ज़्यादा चिंतित हो जाती है फूड इन्फ्लेशन के बारे में, तो फिर वो अचानक से बोलेंगे कि कोई भी वेयर हाउस में 700 किलो से ज़्यादा आप गेहूँ या कुछ रख नहीं सकते।
तो ये आदमी जिसने ये 2-3 वेयर हाउस बना के रखे थे, बहुत सारी उसकी कैपेसिटी फेल हो जाएगी, यूज ही नहीं कर पाएगा। देर इज नो सर्टेनिटी इन बिजनेस, निश्चितता नहीं है, मैं नए गोदाम नहीं बनाऊंगा। एज अ रिजल्ट बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो अमेरिका में जिस साइज और स्केल पे चलती है, ऐसा भारत में हो नहीं पाता था। ये सबको देखते हुए 2020 के अंदर ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव में एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की मदद करे, ऐसा सोचकर भारत सरकार ने असेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑर्डिनेंस, आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश पास किया। तो इसमें भी वो एपीएमसी एक्ट जैसे ही 3-4 स्लाइड में समझते हैं कि मेन मेन मुद्दे क्या है। सपोज ये ब्रिटानिया कंपनी के एमडी हैं, तो फूड प्रोसेसिंग कंपनी, उनको क्या करना होगा, इलायची, शुगर, व्हीट, दूसरे जो भी केसर और बादाम और जो भी चीज़ डालती हो आप बिस्किट में, वो सबका वो स्टोर करता होगा। तो पहला तो प्रश्न वो ये पूछते हैं कि व्यापारी पर स्टॉक सीमा आप कब लगाएंगे, कब आप स्टॉक लिमिट इम्पोज करेंगे। जो ओरिजिनल एक्ट 1955 में बना था उसमें कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं थे कि कब करेंगे, इलेक्शन आएंगे तो ज़्यादा स्टिक होंगे, बाकी चलता है चलने दो। नए ऑर्डिनेंस में बोला कि क्लियर कट कि ये केस होगा तभी हम लोग स्टॉक लिमिट लगाएंगे। 4 उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस मेंशन किए। इन 4 अप्रत्याशित परिस्थितियों में लगाया जाएगा। पहला, अगर युद्ध शुरू हो जाए। दूसरा, अकाल या सूखे की परिस्थिति हो। तीसरा, ग्रेव नेचुरल कैलेमिटी, गंभीर प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ जाए। या चौथा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज, अचानक से बाजार में बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए वो सामान, तो ही हम लोग स्टॉक लिमिट इशू करेंगे, बाकी खाली फोकट में आपको परेशान नहीं करेंगे। तो दीज आर द 4 थिंग्स ये आपने प्रीलिम में मतलब याद रखना है वर्ड बाय वर्ड की, ये 4 चीज़ें। अब इसमें भी चलिए युद्ध तो समझ में आता है, अकाल भी समझ में आता है, कैलेमिटी समझ में आती है, बट ये प्राइस राइज तो मतलब व्हाट एग्जैक्टली। कोई कोई गरीब लोग होते हैं उनके लिए तो 50 रुपए का ऑनियन भी महंगे होंगे, कुछ होंगे उनके लिए 60 रुपये नहीं ठीक है बराबर। सो व्हाट एग्जैक्टली इज प्राइस राइज, वो समझना जरूरी है। मतलब उसकी क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए ताकि सरकार अपनी मर्जी से कम ज़्यादा ना करे। तो सरकार ने डिफाइन किया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज, उसकी डेफिनेशन ये होगी, कंपेयर टू द एवरेज प्राइसेस। सपोज पहले चल रहा हो 100 रुपये प्राइस पूरे साल में, उसमें अगर 100% बढ़ोतरी हो जाए, मतलब दूसरे 100 रुपये जितना और एडिशनल महंगा हो जाए, इन केस ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड पेरिशेबल आइटम्स। हॉर्टिकल्चर मतलब ये बागायती और सब्जी और ऐसी जो चीज़ें हैं, उसमें 100% प्राइस इंक्रीज हो जाए कंपेयर टू एवरेज प्राइस, तो हम बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस है, तब हम जाकर स्टॉक लिमिट इशू करेंगे, पहली बात। दूसरा, अगर कोई नॉन पेरिशेबल चीज़ है, नॉन पेरिशेबल मतलब क्या, जो बिगड़ेगी नहीं, गैर नाश पाती, शुगर, कॉटन, ये सब चीज़ें, या आप बात करें व्हीट और राइस और ये सब चीज़ों की, तो उसमें अगर एवरेज प्राइस के सामने 50% ज़्यादा प्राइस राइज होगा, मतलब 100 की चीज़ 150 में बिकने लगी, इतना प्राइस हो गया, तो हम वहाँ पर स्टॉक लिमिट इशू करेंगे। तो मतलब ये क्लैरिटी दी गई ताकि खाली फोकट में हर बार परेशान ना किया जाए। सेकंड, ब्रिटानिया पूछता है, आई एम अ फूड प्रोसेसिंग कंपनी, मेरे ऊपर ये स्टॉक लिमिट आप अप्लाई करोगे? मैं तो कोई कालाबाजारी नहीं कर रहा हूँ, ईमानदारी से अपने बिस्किट बनाता हूँ। ये जो 1955 का एक्ट था उसमें ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं थी। वहां पर तो फूड प्रोसेसिंग कंपनी के ऊपर भी स्टॉक लिमिट सब लागू कर देते थे और उनको भी परेशानी होती थी, जबकि वो तो बाजार में सीधा अनाज वैसे भी बिकने वाले नहीं थे, वो तो उसके बिस्किट बनाने वाले थे। तो 2020 ऑर्डिनेंस में बोला कि ये फूड प्रोसेसिंग कंपनियां एग्रीकल्चर, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब के साथ जो जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उनके ऊपर हम लोग ये सब स्टॉक लिमिट लगाएंगे भी, तो दूसरी कंपनियों पर, इनके ऊपर वो सब नहीं लगेगा। तो इससे फायदा क्या है, यस यस यस, अब तो मैं जमकर नए नए गोदाम बनाऊंगा, जमकर खाद फूड प्रोसेसिंग करूंगा और जमकर उसको एक्सपोर्ट भी करूंगा, तो हो गई अपनी इकोनॉमी रिवाइव और आत्मनिर्भर भारत, ये सब हो सकता है। एंड लास्टली द कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या, हाँ ये सब करेंगे तो उसमें फायदे होंगे। ये सब मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रीलिम के लिए हमने मैक्सिमम ग्राउंड कवर करना है, तो फिर आप आराम से ये पढ़ लेना कि कंक्लूजन अगर पूछा जाए मेंस में क्या लिख सकते हैं। तो ऐसा करते करते हम लोग पहुँचे यहाँ पर, एग्रीकल्चर के इनपुट यूज़ कर लिए, एग्रीकल्चर सेलिंग करना था तो उसमें एपीएमसी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऑर्डिनेंस बना दिए, और सेलिंग करते हैं तो चीज़ें महंगी भी हो जाती थी, उसको कंट्रोल करने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, तो उसमें भी सुधार। उसके बाद का मुद्दा आता था फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग,
तो उसमें वो सब RKVY और रफ्तार योजना, ग्रीन रेवोल्यूशन, कृषोन्नति योजना, किसान संपदा योजना, फिर ऑपरेशन TOP, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसमें नई अपडेट्स क्या आई हैं वो, मतलब अपने अपडेट हैंडआउट में पेज 103 ऑनवर्ड्स मेन मुद्दे क्या है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वगैरह। मित्रों, ये अपनी Win20 CSP सीरीज, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसे लोग जो मेरी पुरानी बैच में 2019 या 20 में मुझसे पढ़ चुके हैं और फिर वो वापस आगे की प्रीलिम मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी मैं अज्यूम करके चलता हूं कि आप पुरानी बैच के स्टूडेंट हैं, आपने कोर सिलेबस कंप्लीट किया है, आपको पता है रेपो रेट क्या है, SLR क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ये सब आपको ये भी पता है, मेरी पढ़ाने की स्टाइल क्या है, मेरे पावर पॉइंट में कुछ इमेज होते हैं, उसका क्या मतलब होता है, मैं कब कौन सा जॉब मारने वाला हूँ, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि मैं अगर वीडियो ना भी बनाऊँ, स्लाइड में हर एक चीज़ के अंडरलाइन कर करके ना भी पढ़ाऊँ, देन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड मी, राइट। यानी कि इनके लिए नहीं है, मैं ये समझ के चलता हूँ कि आप ये स्टेज पर है। शुरुआत में ये भी होंगे, बट इन लोगों को एक्टिंग अभी सीखनी बाकी थी। अजय देवगन, मतलब उसको रिहर्सल करने की जरूरत नहीं, वो नेचुरल एक्टिंग दे सकता है। तो अब मेरा पॉइंट ये है कि ये अपनी प्रीलिम एग्जाम करीब 20 दिन ही बचे हैं अभी, बराबर। वक्त मुझसे ज़्यादा आपका कीमती है, इसलिए पावर पॉइंट तो इधर है, बट मैं उसको तेज़ी से 5th गियर में चलाऊंगा। कल सुबह आराम से आप हैंडआउट में सब पढ़ लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है जो पढ़ के अपने को समझ में नहीं आए। 20 मिनट की जो चीज़ है पढ़ने की, वो 1 घंटे का वीडियो बनाने का आपके हित में नहीं है। तो मैं जल्दी से आपको बता दूं, ये पेज 103 पर हम लोग पहुंचे। यहाँ पर जो माल दिया है उसका जिस्ट क्या है? जिस्ट ये है कि कोरोना क्राइसिस के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में तकलीफें थी, उसको रिवाइव करने के लिए आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव में कुछ किया गया। एक काम किया गया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, दूसरा काम किया गया ऑपरेशन ग्रीन, जो कि ओरिजिनली टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो के लिए था, तो उसको कि बोला सब फ्रूट वेजिटेबल्स पर हम लगाएंगे। तीसरा किया गया कि डेयरी इंडस्ट्री को, माइक्रो फूड एंटरप्राइज इंडस्ट्री को हम लोग मदद करेंगे। अब ये मदद करेंगे उसका मतलब क्या होता है? ज़्यादातर वो लोन में पैसा देंगे, लोन लिया है तो उसके ऊपर ब्याज में कुछ सब्सिडी में पैसा देंगे, कुछ फंडिंग देंगे वगैरह, कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी, हैंड होल्डिंग, मार्केटिंग सपोर्ट वगैरह वगैरह। तो वही सब मुद्दे हैं, हैंड आउट आप आराम से पढ़िए, वो आपको पता चल जाएगा। सो दैट पार्ट इज ओवर। उसके बाद का मुद्दा आता है पेज 104 से 107 कि हमने फूड प्रोसेसिंग कर दिया, फिर क्या? एग्रीकल्चर की एलाइड इंडस्ट्री, मतलब पशुपालन, मत्स्य पालन, रिसर्च डेवलपमेंट, एक्सटेंशन, ये सब। यहाँ पर एक तो चीज़ हुई 20th लाइव स्टॉक सेंसस, मतलब ये भेड़ बकरी मवेशियों की आबादी भारत में कितनी है उसकी जनगणना, मतलब पशु गणना। जनगणना तो आदमियों की होती है, पशु गणना। तो मैंने यहाँ पर टेबल बना के रखा है कि कैटल तो कौन से स्टेट में ज़्यादा है, गोट तो कौन से स्टेट में ज़्यादा है। ये सब चीज़ें IAS की एग्जाम में काम की नहीं, लेकिन नॉन IAS एग्जाम, पर्टिकुलरली स्टेट सर्विस एग्जाम, वहाँ पर वो पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बफेलो पॉपुलेशन, तो यूपी की एग्जाम हो तो वहाँ वो पूछ सकते हैं कि हमारे स्टेट में सबसे ज़्यादा है। IAS में इसकी उपयोगिता किधर हो सकती है? मैक्सिमम खींच के ऐसे जो कि थोड़े यूनिक हैं एनवायरमेंट या बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे याक देखो तो याक की आबादी कहाँ मिलती है, वो आराम से आप देखो तो सिर्फ 5 राज्यों में, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, सिक्किम, हिमाचल, वेस्ट बंगाल। आपको जम्मू कश्मीर तो फिर यूनियन टेरिटरी, बट वो जब बनाया था उन्होंने सेंसस तो सीन कुछ ऐसा था। उसी प्रकार मिथुन, वो एक प्रकार से बफेलो टाइप का एनिमल है, बट नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। तो वो कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ MCQ बनाना हो, जैसे कि उत्तराखंड हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ याक, तो भाई वो गलत हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ा ऊपर ऊपर से इसको देख लेना, ये पूरा टेबल के रट के जाना है, ऐसी खौफ में मत रहना। तो उसके बाद आता है पेज 105 अपडेट हैंडआउट में, वहाँ पर सब अलग अलग एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन की योजनाओं के बारे में, उसका सब जिस्ट क्या है। बहुत बड़ी अगर कोई काम हुई तो वो काउ वेलफेयर के लिए कामधेनु आयोग बनाया गया, उसका क्या स्ट्रक्चर और सीन है वो हैंडआउट में दिया है। इकोनॉमिक सर्वे 2019 ने ऐसा बोला कि हमने गोट और शीप, भेड़ और बकरियां, उनका पशुपालन और बढ़ाना चाहिए। इनको टेक्निकली बोला जाता है स्मॉल रूमिनांट्स। रूमिनांट मतलब जुगाली करने वाला जानवर, वो एक बार खाएगा, फिर शांति से कहीं बैठेगा, फिर पेट में से वापस बाहर निकालेगा, दूसरी बार चबाएगा, फिर ले जाएगा, ताकि वो आसानी से उसको हजम हो जाए। उसको बोलते हैं रूमिनांट्स। तो ऐसे जुगाली करने वाले ये छोटे जानवर हैं,
अगर उनका पशुपालन किया तो उससे कैसे स्मॉल मार्जिनल फार्मर, वीमेन फार्मर को अच्छी इनकम हो सकती है, वो सब बातें। प्रीलिम में तो मतलब वो भी कम ही उपयोगी है। मेंस पेपर 3 में एक आता है इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल रियरिंग, तो वहां पर कुछ उसका प्रश्न बनाना हो तो उसके लिए। तो अगेन ये पेज भी हम मान के चले कि ये आप देख लेंगे। उसके बाद आता है पेज 107। वहां पर बात क्या है कि ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये वाले साल को ये इंटरनेशनल ईयर या ये इंटरनेशनल डेकेड, अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में मनाएगा। और दूसरी कोई छिटपुट थोड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, वो हमने इसलिए तैयार करनी है क्योंकि आईएएस एग्जाम और फॉरेस्ट सर्विस की प्रीलिम मर्ज हो गई, तो एग्रीकल्चर के थोड़े प्रश्न आते हैं, तो ये इंटरनेशनल डे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा पढ़ के जाना चाहिए, इसलिए दिया है। तो अगेन वो भी ऐसी चीज़ें पढ़ के समझ में आ जाए, कुछ उसमें स्लाइड बनाओ, तो वो सब में टाइम हम अभी ना निकालें। तो यानी कि हमारा ये पिलर 4A उसका अपना खेल खत्म। अभी हम लोग नेक्स्ट मुद्दे पर आते हैं, दैट इज पिलर 4B, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में एग्रीकल्चर हमने देख लिया। अभी दूसरे मुद्दे में आते हैं, दैट इज पिलर 4B, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंड स्टार्टअप्स। वो भी हमने कंटिन्यूसली पढ़ना है, बट हम क्या करें कि एक ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, और फिर फ्रेश माइंड के साथ ये सारा एक साथ हम देख सकते हैं।
ऑलराइट फ्रेंड्स, सो ब्रेक पीरियड इज ओवर, लेट अस मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ने से पहले अपनी तसल्ली के लिए एक क्विक पोल। क्या आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी? ठीक से आवाज़ आ रही है? अभिषेक सिन्हा, श्रेयांश, पायल, त्रिवेणी, सिद्धम, प्रकृति एंड अदर्स। सही है। 2% लोग बोल रहे हैं नहीं आ रहा है बराबर, तो आप कंट्रोल आर या कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करिए। तो हम लोग देख रहे थे ये पिलर 4, ये फॉर एग्रीकल्चर खत्म, उसका हैंड आउट मतलब ये है, आप देख उसको डाउनलोड करके देख लिया होगा, मैं ये मान के चलूँ। उसके बाद हम लोग इधर आते हैं कि पिलर 4B, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, स्टार्टअप एंड क्रोनी कैपिटलिज्म। ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रहे। और उसके बाद आता है पिलर 4C, जो जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, वो सब चीज़। इसके अंदर भी आप ये जीडीपी वाला हैंड आउट देखो तो बेसिक थियरी जो हमने पढ़ी थी वो तो सेम टू सेम रहेगी। उसके बाद जितने अपडेट्स आए इकोनॉमिक सर्वे वाले या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले, वो मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू मेंस एग्जाम। तो वो पॉइंट्स प्रीलिम के लिए बहुत कम ही है। तो वैसे बाहर से लगे हाँ 25 पेजेस का हैंड आउट है, बट प्रीलिम पॉइंट से तो बेबी 5 पेज भी मुश्किल से। इसलिए वो आप देख लेना, बट बहुत ज़्यादा उसमें नींद खोने की ज़रूरत नहीं। दैट इज़ माई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाँ, तो हम आते हैं पिलर 4B, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पर फुल इकोनॉमिक कोर्स जो हमने पहले पढ़ा था उसमें क्या देखा था, एलपीजी रिफॉर्म्स से लेके फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सर्कुलर इकोनॉमी, वो सब देखा था। उसमें एक नया मुद्दा है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की आप बात करें तो वहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब बात बहुत चलते थे। उसमें एक नया कुछ ग्रुप बनता है, जी पाई या जी पे। ये क्या है? दैट इज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैश्विक भागीदारी 2020 जून में बनता है। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर, संस्थापक सदस्य है। फिर अमेरिका, इंग्लैंड, ईयू, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, लंबी चौड़ी लिस्ट है। हेडक्वार्टर किधर इनका? ये है फ्रांस। फ्रांस के अंदर है पेरिस। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, याद करो, अगर आपका देश मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंस को मदद कर रहा है तो ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। बाकी पाकिस्तान जैसे देश वो वैसे तो ऑक्सीजन पर हैं, बट उनको ग्रे लिस्ट में रखा है। फिर यूनेस्को, उसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में। ओईसीडी ग्रुप, उसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में। ओईसीडी याद करो, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेफ्टिंग, उस एग्रीमेंट के लिए मशहूर। तो ये सब लोग वहां पर थे। ओईसीडी ने ऐसा बोला कि ये जो जी पे ग्रुप बना है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपने कहीं और हेडक्वार्टर बनाने की जरूरत नहीं। ओईसीडी का जो हेडक्वार्टर है उसी में हम आपको ऑफिस स्पेस दे देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो एमसीक्यू में याद क्या रखना है, जी पे फाउंडिंग मेंबर, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर। ओईसीडी के हेडक्वार्टर में पेरिस में इनका पूरा तामझाम लगा है। दैट्स ऑल। फिर बात आती है मैन्युफैक्चरिंग। तो उसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, नीम्स, कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मेक इन इंडिया भारत में क्यों करना पड़ा, उसमें अलग अलग सेक्टर्स को जो मदद की गई, मतलब वो तो पढ़ लिया था। अब नई चीज़ क्या आई? नई चीज़ ये है कि लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने बोला असेंबल इन इंडिया, और वो सब मैटर पेज 112 पर दिया है, समझते हैं। तो ये इकोनॉमिक सर्वे 2020 वॉल्यूम 1, उसके अंदर चैप्टर 5 है असेंबल इन इंडिया। तो मतलब मेक इन इंडिया पुराना हो चुका है, अब कुछ नया जुमला लाते हैं। क्रिएटिंग जॉब्स एंड ग्रोथ बाय स्पेशलाइजिंग इन एक्सपोर्ट्स इन नेटवर्क प्रोडक्ट्स। तो नेटवर्क प्रोडक्ट मतलब चीज़ क्या है? एक लाइन में बोलना होता है आईफोन जैसी कोई चीज़ जिसका अलग अलग देशों में थोड़ा थोड़ा माल सामान आया, वो सब पुर्जे एक जमा असेंबल किए जाएं और फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाए, दैट इज असेंबल इन इंडिया। जैसे हम लोग बात करें आईफोन की, तो उसका कंप्यूटर का प्रोसेसर बनता है ताइवान में, कैमरा बनता है जापान में, उसका जायरोस्कोप स्विट्जरलैंड में बनता है, एलसीडी स्क्रीन साउथ कोरिया में बनता है, और फिर वो सारे पुर्जे वो लोग बेचते हैं चाइना में। चाइना में एक फॉक्सकॉन नाम की कंपनी, जिसको एप्पल ने सब काम दिया कि आप आईफोन बनाएं, उसकी चाइना की फॉक्सकॉन कंपनी में उसकी फाइनल असेंबली होती। ये कंपनी ने 2020 से भारत के अंदर चेन्नई में आईफोन 11 का मैन्युफैक्चरिंग शुरू भी किया है। तो ये जो काम हो रहा है कि अलग अलग देश थोड़ा थोड़ा सप्लाई चेन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड फाइनली अ प्रोडक्ट इज क्रिएटेड एंड सोल्ड एट अ ग्लोबल स्केल,
इसके लिए शब्द प्रयोग होता है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क प्रोडक्ट। तो जैसे ये एक मोबाइल फोन है, उसी प्रकार लैपटॉप सोचो, आप इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट वॉचेस सोचो, जितनी भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये काम हो सकता है। इस अनुसंधान में इकोनॉमिक सर्वे ने एक मॉडल की बात करी है, वाइल्ड गीज फ्लाइंग मॉडल 1960s। एक जापानीज इकोनॉमिस्ट ने ये बात करी। वाइल्ड गीज, उसका हिंदी उन्होंने कुछ ऐसा कि जंगली हंस। जंगली हंस नहीं, उसका कुछ और हिंदी होना चाहिए, बट इन्होंने लिखा है जंगली हंस। कैसे? तो जंगली हंसों का उड्डयन मॉडल क्या है? उसके अंदर एक हंस होता है और पीछे सब उसके दूसरे हंस चलते हैं, ऐसी पूरी उनकी गैंग चलती। तो इकोनॉमिक सर्वे ने पाया कि सबसे पहले जापान, ये सबसे पहला हंस। तो जापान की कंपनी सोनी, सोनी ने 80 के दशक में काम शुरू किया होगा, कैमरा, मोबाइल, टीवी, और उसमें सब डिजिटल कैमरा वगैरह चीज़ें धीरे धीरे 90s में वॉकमैन वगैरह। तो उन्होंने काम शुरू किया। फिर जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई तो मैन्युफैक्चरिंग का काम उन्होंने साउथ कोरिया और मलेशिया की फैक्ट्रियों को आउटसोर्स कर दिया। अब वहाँ पर आप समझ सकते हैं, कुछ साउथ कोरिया की फैक्ट्री में काम करते होंगे मैनेजर्स, जो असल में सोनी की कंपनी होगी, और ऐसे मैनेजर भी आगे बढ़ के फिर अपनी कुछ नई कंपनी शुरू करेंगे। तो साउथ कोरिया में कंपनियां बनती हैं, जैसे सैमसंग, एलजी, उन्होंने उत्पादन किया। फिर वो भी जब बड़े हो गए तो उन्होंने अपने ये टीवी और मोबाइल बनाने का काम साउथ कोरिया से आउटसोर्सिंग में ताइवान, थाईलैंड को दे दिया। मतलब ये हंस था, फिर ये हंस के पास गया, उस हंस ने भी नीचे काम दे दिया। ऐसा करते करते कहने का क्या है कि उत्पादन की प्रक्रिया ज़्यादा विकसित देश से कम विकसित देशों में स्थानांतर होती है। द नेटवर्क गुड असेंबली विल कंटिन्यूअसली मूव फ्रॉम अ एडवांस कंट्री टू अ लेस एडवांस वन। पहले जापान में, फिर साउथ कोरिया में, उधर से थाईलैंड में, करते करते जो डेवलपमेंट स्टेज है, तो इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि भारत अब वो वाली जगह पर है कि ये सब हमारे पास आ सकता है। इंडिया इज एट द राइट प्लेस। क्यों? मतलब अपनी जितनी पॉपुलेशन है, जितनी टेक्नोलॉजी है, पब्लिक के पास धीरे धीरे सब ग्रेजुएशन और स्किल आ रहा है। कंपेयर टू दैट चाइना के अंदर जितने सब लोग बुजुर्ग हो रहे हैं, तो लेबर की भविष्य में शॉर्टेज होगी। वो लेबरर बोलेंगे हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमको ज़्यादा सैलरी दो, भारत में सस्ते में मजदूर मिल जाएंगे। तो ये सब करते हुए दिखता ऐसा है कि हमारे पास ये सब आने वाला है। वी आर एट द राइट स्टेज टू एंटर दिस। और कार उद्योग में तो ये हो भी चुका है। सुजुकी, मारुति, फोर्ड, फियाट, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो बाहर बनती है और फिर इधर हमको देते हैं, देन वी आर डेवलपिंग देम। अगर हम लोग ये असेंबल इन इंडिया ऐसा करेंगे तो भारत में 2025 तक 4 करोड़ जॉब्स, 2030 तक 8 करोड़ जॉब्स बन सकते हैं। उसी प्रकार वर्ल्ड एक्सपोर्ट में हमारा हिस्सा बढ़ के 6% हो सकता है। प्रीलिम में ऐसा डेटा सब काम का नहीं है, मेंस में जब लिखना हो तो की बात है। तो बस उसी राह पर पेज 112 पर आप आगे पढ़ेंगे ये टॉपिक को, तो असेंबल इन इंडिया का बेसिक मैंने आपको अभी समझा दिया। बाकी इकोनॉमिक सर्वे में जो सजेशन और रिकमेंडेशन दिए हैं कि भारत में इसको लागू करना है तो हमने क्या क्या सुधार लेने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, टैक्सेशन, सब्सिडी, वो सब दिया है। बट अगेन दिस पॉइंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस देन फॉर प्रीलिम्स, इसलिए बाद में आराम से इसको पढ़ना। अगेन फ्रेंड्स, आई अज्यूम कि आप ये वाले स्टेज पर है और मैं पढ़ा रहा हूँ। सपोज इफ यू आर एट दिस स्टेज की सर अभी शुरुआत करिए तैयारी की, तो इकोनॉमी की फुल लेंथ बैच हमारी चल ही रही है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करते वक्त यू कैन यूज द कोड mrunal.org, तो आपको उस पर चेकआउट में डिस्काउंट भी मिल सकता है। सो दैट अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो विथ यू। एंड प्रेजेंटली ये हमारा चल रहा है अपडेट सेक्शन। मेन थियरी तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं पहले। उसके बाद हम आगे बढ़े तो दिस वॉज पेज 112। उसके बाद आता है पेज 113 एंड 114। वहाँ पर मेन बात क्या थी, ये रोमन साइनी का फोटो है, मतलब क्या होगा, स्टार्टअप की बात। तो स्टार्टअप की डेफिनेशन हमने देखी थी वो, और उसमें स्टार्टअप इंडिया के अंदर क्या क्या उनको फायदे कराए जाते थे वो भी पढ़ा था। उसके बाद नए अपडेट्स क्या आए? नए अपडेट्स एक तो कि लास्ट ईयर के बजट और इस साल के बजट में क्या बोला गया, वो एक नया दूरदर्शन का टीवी चैनल खोलेंगे, उनको जो इनकम टैक्स के लाभ उसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया वगैरह। उसके बाद ये जो इकोनॉमिक सर्वे 2020 आया, उसने कुछ रैंकिंग दिया है, वो टेबल के स्वरूप में मैंने आपको लिख के दिया है कि भारत में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप महाराष्ट्र में है, फिर कर्नाटक, फिर की सेक्टर के हिसाब से देखो तो ये हेल्थ केयर में है कि एजुकेशन में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप है। ऐसी थोड़ी थोड़ी रैंकिंग मैंने दी है। प्रीलिम में थोड़ा अंदाज होना चाहिए, और खासकर कि नॉन आईएएस एग्जाम में ऐसी सब रैंकिंग में कुछ बार प्रश्न आते हैं। उसके बाद एक मुद्दा ऐसा लिखा है इकोनॉमिक सर्वे में कि पूर्वी भारत में, ईस्टर्न इंडिया, ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वहाँ पर स्टार्टअप की संख्या कम क्यों है? कम क्यों होगी भाई? एजुकेशन का लेवल कम है वहाँ पर, जो फैक्ट्री लेबर के लॉज है वो ज़रा ज़्यादा
ऐसे हैं कि उद्योगपति को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, तो उसमें हम क्या रिफॉर्म ले सकते हैं वो सब इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया है और यहाँ हैंड आउट में दिया है। बट वो मेंस का मुद्दा है, इसलिए अभी हम लोग उसमें जा नहीं रहे। तो वो आप आराम से उसको पढ़ना कि क्यों पूर्वी भारत में स्टार्टअप कम है और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। और अगर हम ऐसा करेंगे तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में मदद होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो जॉब क्रिएशन, तो वही सब इधर उधर का बोल बच्चन से मेन आंसर राइटिंग जो हम करते हैं। सो दैट इज डन। फिर हमने, याद करो, ओरिजिनल लेक्चर सीरीज में पढ़ा था, देयर वाज अ कंसेप्ट कॉल्ड कंपल्सरी लाइसेंस। कंपल्सरी लाइसेंस क्या था? बियर फार्मा ब्लड कैंसर की दवाइयाँ करीब करीब 2.5 लाख रुपीज़ में बेच रही थी और वो बोलते हैं हमारे पास पेटेंट है, हम ही उत्पादन करेंगे। तो भारत सरकार ने पाया कि नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, इसलिए भारत की एक नाटको कंपनी को बोला कि आप यही दवा का उत्पादन करो और 6-8 हज़ार रुपये में इसको बेचना गरीबों को, और जो भी आपकी कमाई हो उसमें से 6% रॉयल्टी बियर को दे देना। बट ऐसा कि 2.5 लाख रुपीज़ में दवा बेचो, ये सही बात नहीं। सो दैट कंसेप्ट वॉज कंपल्सरी लाइसेंस कि अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट एंड अंडर द ट्रिप्स अग्रीमेंट, सरकार अगर जनहित में जरूरत पड़े तो कंपल्सरी लाइसेंस में दूसरी कंपनी के पास पेटेंटेड चीज का भी उत्पादन करवा सकती। ये चीज अभी चर्चा में इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस के चलते अलग अलग दवाओं का उत्पादन, तो द हिंदू कॉलमनिस्ट लिखते रहते हैं हर 2-2 हफ्ते में कि ये कंपल्सरी लाइसेंस में ऐसा फायदा है वगैरह। ये तो हमने पढ़ ही लिया था। नया मुद्दा ये आया, एक कंसेप्ट चल रहा है कि पेटेंट पुलिंग फॉर एंटी कोरोना मेडिसिन। सपोज भारत की कंपनियां सिप्ला, टोरेंट, इंटास, रेड्डीज, लुपिन, इन सबके पास कोई ना कोई दवाई का तो पेटेंट होगा। पेटेंट पुलिंग का कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि ये सभी पेटेंट के जो उनके डॉक्यूमेंट्स है, अधिकार पत्र हैं, वो एक खोखे में भर दिए जाए और वो खोखा एक कोई पेटेंट मैनेजर को दे दिया जाए। जस्ट लाइक देयर इज अ म्यूचुअल फंड मैनेजर, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मैनेजर, तो एक पेटेंट मैनेजर को आप वॉलेंटरी रूप से, स्वैच्छिक रूप से अपने पेटेंट्स एक खोखे में भर दो, पूल कर दो और एक पेटेंट मैनेजर अपॉइंट कर दो। ये पेटेंट मैनेजर का काम क्या होगा? ये सभी पेटेंट्स वो अफ्रीका और दूसरे गरीब देशों की फार्मास्यूटिकल कंपनियों को वो उसके राइट्स देगा कि आप भी ये पेटेंट पढ़ो, इसमें लिखा है ऐसे ही सिस्टम से आप दवाई बनाओ, वी आर गिविंग यू द लाइसेंस टू प्रोड्यूस दिस पेटेंटेड ड्रग्स। कुछ केस में अब सब जो कि सोमालिया की कंपनी है उससे क्या हम लोग रॉयल्टी मांगेंगे, तो उसको फ्री में कि आप करो। बाकी सब कंपनियां, उनको हो सकता है कि 1 या 2% आप हमको रॉयल्टी दीजिए हर एक उत्पादन के ऊपर। तो इससे फायदा क्या है कि सस्ते में ये कोरोना रिलेटेड दवाइयाँ बनाई जा सके, गरीबों तक पहुंच सके। दैट इज द आइडिया ऑफ पेटेंट पुलिंग। इसके बारे में इंडिया और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज की हाँ ऐसा कुछ करना चाहिए। बट स्वाभाविक है ऐसा अगर कुछ होगा तो ये ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, एली लिली, रोश, नोवार्टिस, सनोफी, ये सब क्या है, बहुराष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां, मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज, उनको स्वाभाविक है मजा नहीं आएगा कि ये सब गरीब देश आपस में मिल जाएंगे, हमारी मोनोपोली टूट जाएगी। और ये अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर ऐसी फार्मा कंपनियों की लॉबिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सब पॉलिटिकल लीडर्स को स्वाभाविक है चुनावी फंड में पैसा देते होंगे, तो वो सब यूके और अमेरिका के लीडर्स पेटेंट पुलिंग का कुछ विरोध कर रहे हैं कि इससे वो रिसर्च डेवलपमेंट को नुकसान होगा वगैरह। बट एनीवेज ये सब क्या है, सब्जेक्टिव टाइप की चीज़ है, डिस्क्रिप्टिव पेपर में कुछ लिख सकते हैं, प्रीलिम में तो काम कर रहे हैं। प्रीलिम में काम की चीज़ स्टार्टअप, उसके नीचे सब टॉपिक हम बात कर रहे थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसमें एचआरडी मिनिस्ट्री या भविष्य की एजुकेशन मिनिस्ट्री, उन्होंने बोला एक नया पोर्टल बनाते हैं ना, युक्ति पोर्टल, यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यानी बेसिकली कोरोना के अनुसंधान में जो भी रिसर्च डेवलपमेंट, स्टार्टअप, अवेयरनेस रिलेटेड कुछ चल रहा हो, वो सब ये युक्ति 2.0 पोर्टल के अंदर डाला जाएगा। और उसका मालिक कौन? एचआरडी मिनिस्ट्री। उसके बाद ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, तो उसमें कौन सा देश ज़्यादा आगे बढ़ा है, कौन सी संस्था कौन सा रिपोर्ट बनाती है, ऐसे सब रैंकिंग वगैरह मैंने दिए हैं, तो वो आप देख लेना पेज 116 से ये सब आगे चलता है। दो डिटेल्स आर गिवन इन हैंड आउट, वो मैं पढ़ूँ उसमें 1 घंटा चले, 20 मिनट में आप खुद खत्म कर सकते हैं। ज़्यादातर केस में अमेरिका, सिंगापुर, स्वीडन या ऐसी कोई बड़े देश वही नंबर 1 पे होंगे, आप वो अनुमान लगा सकते हैं। ये सब चल रहा था, तो लास्ट ईयर नीति आयोग ने बोला हम भी एक ऐसा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स बनाएंगे कि जहां पर ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और रिसर्च इनोवेशन की मदद कर रहे हो, ऐसा राज्य बेस्ट कौन है। तो मेजर स्टेट
मतलब ये कर्नाटक, राजस्थान, ऐसे बड़े राज्यों की अलग रैंकिंग, नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स की अलग रैंकिंग, यूनियन टेरिटरी और स्मॉल स्टेट्स की अलग रैंकिंग, ऐसी अलग अलग रैंकिंग बनाएंगे। देर आर सम इनेबलर्स एंड परफॉर्मेंस, और उस हिसाब से इसमें कितना इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, वगैरह वगैरह। सो दैट इज बाय नीति आयोग। ये सबके अंदर से 2019 प्रीलिम में एक प्रश्न पूछा गया। प्रश्न ये था, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, ऑप्शन ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन बी यूएनसीटीएडी, ऑप्शन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। और आपका टाइमर शुरू होता है अब। सागर, राकेश, रवि, श्रेय, ज्ञानंद, अद्वितीय, निसर्ग, जयशंकर, राकेश, चिराग, रोहित, अनूप, निखिल, विजय, हिमानी, रुपेश, हिना, मान्य, शुभम, सचिन, कुंवर सिंह, चरिता, सागर, नमन, शिवांशु, दीपेश, रवि, मौलिक, मनोज, रजत, हर्ष, रवि, उर्जित, प्रतीक, किरण, विरोध, हर्ष, इंदर, अभिषेक, अजय, अभिषेक, ओम प्रकाश, श्री, सुरभि, सत्यम, समीर, आशीष, पुष्कर, आस्था, बलराम, मनीष, आशु, सक्षम, यश, प्रतीक, अंशिल, रेखा, सुमित, बालाजी, श्याम, हीना सिंह, ज्योत्सना, मयूर, किरण, बंटी, भारत, दीपेश, प्रियंका, ये सब लोग। और फिर दिव्यांश, विनोद कुमार, मधुसूदन, जलज, बंसरी, संदीप, मानव, धर्मेंद्र, मयूरेश, आनंद और दूसरे लोग। करेक्ट आंसर, करीब 67% लोगों को लगा कि सी जवाब होना चाहिए। हाँ, सही जवाब है। मित्रों, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके जो भी 3-4 रिपोर्ट आते हैं, एक कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में, फिर एक आध शायद जेंडर गैप के बारे में, तो वो एक हाई प्रोफाइल बॉडी है। तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इनके तो हमको पता होने चाहिए, जो जो 3-3, 4-4 रिपोर्ट ये निकालते हैं। सो दिस इज लाइक अ हाई प्रोफाइल बॉडी, यानी मतलब कि लो हैंगिंग फ्रूट है, करीब है ये सेब कि आप तोड़ सकते हैं। और ये प्रीलिम में पूछा गया, मतलब ये तो ऐसा है कि इसमें जवाब सही जाना चाहिए अपना। ये प्रश्न यूपीएससी की जियोलॉजिस्ट एग्जाम 2020 में पूछा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज was ranked first in the IMD competitiveness ranking 2019? सिंगापुर, यूएसए, इंडिया, स्विट्जरलैंड। और आपका टाइमर शुरू होता है अब। नेपाल, दिग्विजय, इंद्रजीत, ओमकार, वैभव, सिद्धार्थ, पांडिचेरी, आशुतोष, नीतू, शिखा, सचिन, मनस, श्री, पूजा, चरित्र, सरज, रोहित, कॉस्मोस, ललित, सागर, सौमिल, सरस्वती, सुमेश, रागिनी, बालकृष्ण, विजय, सिविल इंजीनियर अब्दुल शेख, पायल, आशीष, जिग्नेश, ये सब लोग। फिर मधुसूदन, जलद, धर्मेंद्र, मानव, आनंद, शशि, शांति, अक्षय, दीपक, मयूर, एंड अदर्स 2 out of 2 करेक्ट। इधर सही जवाब क्या है? सही जवाब इसका है मित्रों, ए सिंगापुर। 49% लोगों को ये लगा। यूएसए हो सकता है 17% लोगों को लगा। स्विट्जरलैंड हो सकता है 27% लोगों को लगा।
और भारत हो सकता है ऐसा 5% लोगों को लगा, और बाकी 2% ऐसे थे जिन्होंने स्किप किया। तो ये पैटर्न से हमने क्या समझना है भाइयों, कि बहुत सारे लोगों ने दिमाग सही लगाया कि स्विट्जरलैंड या सिंगापुर हो सकता है। उसका ये कारण कि आप बहुत सारे रैंकिंग रिपोर्ट देखें तो पाएंगे कि अमेरिका वैसे तो ऑफकोर्स भारत से तो बेहतर ही है, बट वो ऐसा नहीं कि हर जगह टॉप 3 में आ जाए। कई जगह पर डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ये लोग आगे रहते हैं, स्विट्जरलैंड भी आगे रहता है। तो यानी अमेरिका जिन लोगों ने सोचा, तो भाई सोच के स्विट्जरलैंड भी तो लगा सकते थे। सिंगापुर शायद आपको लगे इतना रिसर्च नहीं होता हो, बट एटलीस्ट सो टू देम माई पॉइंट इज, आप जब 50-50 करें तो और ज़्यादा उसमें आप सोचिए। इंडिया जिन 5% लोगों ने, बहुत अच्छी बात है कि आपको लगा भारत होना चाहिए, बट भाई वो मतलब वो 50-50 की आपने अभी स्किल और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। 2% लोगों ने स्किप किया, उनको भी मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो हम सोचे जाए तो ए, बी और डी कॉमन लगते हैं, तो 50-50 करने में दिक्कत आ सकती है। अगेन मित्रों, ये IMD इज अ टाइप ऑफ अ लो प्रोफाइल बॉडी, तो अगर इसको स्किप भी कर दिया तो ऐसा नहीं कि उसमें हमारा सांस छूट जानी चाहिए कि कैसे हुआ। ये तो हमको आगे वाला पता होना चाहिए था कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये पता होना चाहिए। इट इज़ लाइक ये वाला एप्पल है, वेरेज ये जो है वो ऐसा एप्पल था कि वो जरा ऊपर है, तो अगर गलत भी हो जाए या छोड़ना पड़े तो बहुत उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। खैर, तो हम लोग देख रहे थे ये पिलर 4B, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, उसके कुछ इश्यूज। अब यहाँ पर ये LPG मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, स्टार्टअप, वो सब देख लिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर क्या क्या चला, वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग, क्रोनी कैपिटलिज्म, जुडिशियल रिफॉर्म्स, लेबर कॉड्स, मिनिमम वेजेस, फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, रेरा, कुछ ऐसी चीज़ जो पढ़ ली थी, कुछ ऐसी जिसके अंदर अपडेट्स आए थे। तो सबसे पहले तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन बनाता है, वर्ल्ड बैंक वाले बनाते हैं। उसकी थियरी क्या है, उसके अंदर वो 10 इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो हमने पढ़े थे। और उसका रैंकिंग तो ये नया वाला 2019 का रैंकिंग वो सब दिया है पेज 116 और 17 पर। वो सब मैं वापस पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि थियरी हमने पढ़ ली थी, बाकी तो रैंकिंग या अपडेट तो वो आप पढ़ के समझ सकते हैं, आंकड़े जरा देख लेना। एक और चीज़, 2020 अगस्त में वर्ल्ड बैंक ने ऐसा बोला कि ये रिपोर्ट को बनाने की प्रक्रिया हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि डेटा में कुछ धांधली, इरेगुलरिटीज पाई गई। लेकिन अब वो एक नेगेटिव न्यूज़ है, तो वो हमको ऐसी तैयार करने में फायदा कम ही है। MCQ कोई ऐसा नहीं निकलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज सस्पेंडेड द पब्लिशिंग ऑफ रिपोर्ट बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज। यूपीएससी वाले मतलब किसी को बदनाम करे, उसको जलील करे, इस टाइप के MCQ कम ही निकालते, सिवाय कि जलील करने लायक कोई एक PMC का उन्होंने प्रश्न पूछा था वगैरह, दैट इज ऑफ रेयर केस। यूजुअली वो जो सरकारी या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को जलील करें, इस टाइप के MCQ नहीं होते। हाँ, तो वो बात आगे चलाते हैं। तो ये हमने देखा वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग। इसके बाद के जितने भी मुद्दे यहाँ पर हैं हैंडआउट में, वो ऐसे हैं मित्रों जो मेंस एग्जाम में ज़्यादा उपयोगी, प्रीलिम के लिए कम उपयोगी। हैंडआउट मैंने ऐसा बनाया कि प्रीलिम मेंस दोनों के लिए जो इकोनॉमिक सर्वे, बजट और अपडेट्स थे वो लिख दिए। पावर पॉइंट में हम लोग सिर्फ प्रीलिम स्पेसिफिक जिस्ट अभी देख रहे हैं क्योंकि 20 दिन ही बचे हैं। तो मुद्दा इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर्स का हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मुद्दा आता है इकोनॉमिक सर्वे 2020 वॉल्यूम 1, उसमें एक चैप्टर 3 है, प्रो बिजनेस वर्सेस प्रो क्रोनी। ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो 2 फोटोग्राफ देखकर आपको सब समझ में आ जाएगा। इसका टशन देखो, इसके बाजू में चलता है उसका टशन देखो, चाय से ज़्यादा कितली गरम, और ये सब लोगों का टशन देखो, बैड बॉय बिलियनर्स, दैट इज द जिस्ट ऑफ द चैप्टर। यहाँ पर बात हो रही है क्रोनी कैपिटलिज्म, यानी पक्षपाती पूंजीवाद। पॉइंट इज, ऐसे उद्योगपति जो अपनी मेहनत, काबिलियत या जोखिम लेने की रिस्क टेकिंग एबिलिटी से नहीं, किंतु राजनीतिक वर्ग के साथ सांठगांठ के चलते तरक्की करते हैं। दे आर प्रोग्रेसिंग नॉट बिकॉज ऑफ देयर मेरिट और टैलेंट बट बिकॉज ऑफ नेक्सस विद द पॉलिटिकल क्लास बाय पेइंग देम पॉलिटिकल ब्राइबर्स। रिश्वत देकर भाई भतीजावाद में जो आगे बढ़े, दैट इज क्रोनी कैपिटलिज्म। उसकी सब मीन्स की बोल बच्चन हैंडआउट में दी है। प्रीलिम में जानने लायक 2 इकोनॉमिस्ट हैं, उनके नाम याद रखने हैं। पहला है डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो का आगे भी परिचय लिया था 2 बार। एक तो वो बजट टैक्सेशन में कैसे अपनी फिजल डेफिसिट और रिकार्डियन इक्विवेलेंस हमने समझी थी। दूसरी बार उसका परिचय लिया था
पिलर 3 के अंदर वो रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी, तो वर्ड एसोसिएशन में याद होना चाहिए कहाँ कहाँ आता है। तीसरा डेविड रिकार्डो आता है रेंट सीकिंग बिहेवियर में। रेंट सीकिंग बिहेवियर मतलब किराया वसूली या लूटने की मानसिकता। कि इकोनॉमिक सर्वे कुछ ऐसे दिखाता है, कोई भी कंपनी चलती है, चाहे मोबाइल कंपनी हो, टेलीफोन कंपनी हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट स्कूल हो, उसके कुछ तो ऑपरेशनल कॉस्ट होते हैं, बिल्डिंग का खर्चा, मरम्मत, रिपेयर, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ सैलरी। कुछ उसके मालिक को प्रॉफिट मांगता है। फिर उसने अपनी जमीन लेने के लिए ब्राइब्स पे करी होंगी। लाइक सपोज आपने प्राइवेट स्कूल खोलना है, हॉस्पिटल खोलना है, तो सरकार से जमीन लेनी पड़ती है, उसकी भी मतलब रिश्वत दी हो। उसी प्रकार टेलीकॉम कंपनी का लाइसेंस चाहिए, 2G स्पेक्ट्रम खरीदना है, थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयले की माइन का आपको लाइसेंस चाहिए, हर जगह पर ब्राइब्स पे करी। तो फिर जब वो कस्टमर को बेचेगा चीज़, तो सस्ते में थोड़ी बेचेगा, वो महंगे में ही बेचेगा। क्यों? हम क्यों सस्ते में प्लान बेचे जब हमने ही ब्राइब्स पे करी है उसको रिकवर करनी। तो ये जो चीज़ है उसको बोला जाता है रेंट सीकिंग बिहेवियर, किराया वसूली या लूटने की मानसिकता। तो क्रोनी कैपिटलिज्म में ये ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ब्राइब पे करके ही तो वो आए हैं, तो वो ऐसा ही करेंगे। एक इकोनॉमिस्ट जिसका नाम है हरफिन डाहल, उसने एक इंडेक्स बनाया। वो इंडेक्स ऐसा है कि उसको आप देखकर पता चल जाए कि इकोनॉमी में लेवल ऑफ कंपटीशन कितना है। सपोज गाड़ियों की बात करें तो हमारे पास कितनी कंपनियां, मारुति होगी, फोर्ड होगी, फिर दूसरी और भी कंपनियां, जैसे वो होंडा सिटी की गाड़ी निकली और दूसरी हुंडई की कुछ गाड़ी निकली वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी कंपनियां हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मोबाइल कंपनियों की बात करो तो सैमसंग, गूगल, एप्पल, जाओमी, बहुत सारी, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप मोबाइल सर्विसेज की बात करो तो हो सकता है 3-4 ही कंपनी, जियो और वोडाफोन वगैरह मिले, तो मतलब कंपटीशन कम है। तो उसका मतलब ऐसा है कि इंडेक्स है जिससे पता चलता है कि स्पर्धा कितनी है अपनी इकोनॉमी में। तो उसने पाया कि कांग्रेस राज में क्योंकि कुछ क्रोनी कंपनीज को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती थी, पर्टिकुलरली मोबाइल सेक्टर और कोल माइनिंग सेक्टर में, जिसके चलते इनोवेटिव और ऑनेस्ट फर्म वहाँ पर आ ही नहीं पाई, इसलिए स्पर्धा कम थी, कंपनियां कम थी। लेकिन मोदी सरकार आने पर वो चीज़ इंप्रूव हुई है। ऐसा सब मैं नहीं बोल रहा, इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है। बाकी तो ये चैप्टर में जो भी है वो सब बोल बच्चन हैंडआउट में दिया है कि अगर हम प्रो बिजनेस पॉलिसीज को एनकरेज करें, क्रोनी कैपिटलिज्म को डिस्करेज करें, तो अपनी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में मदद मिल सकती है। यानी याद क्या रखना है प्रीलिम में? डेविड रिकार्डो इक्वल्स रेंट सीकिंग बिहेवियर, एंड हर्फिन डाहल इंडेक्स किसके लिए है? लेवल ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग द कंपनीज। तो वर्ल्ड बैंक का रैंकिंग हो गया, क्रोनी कैपिटलिज्म। उसके बाद का तीसरा मुद्दा है जुडिशियल रिफॉर्म्स। ये चीज़ आई थी जुलाई 2019 में, मतलब पिछले साल का जो इकोनॉमिक सर्वे, वैसे तो हर साल जनवरी में आता है, बट पिछले साल वो इलेक्शन के चलते इंटरिम बजट, जनरल बजट में लेट आया था। उसका चैप्टर 5 इज रिगार्डिंग मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय मतलब क्या? तालाब में मछलियों का न्याय क्या होता है? छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाएगी। तो अगर कानून नहीं होगा तो हमेशा बड़ा आदमी छोटे आदमी का शोषण करेगा। इसलिए हमने मत्स्य न्याय का समापन करना है। उसके लिए निचली न्यायपालिका की क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है, इंप्रूविंग द लोअर जुडिशियरी। फिर उसने ये वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सब रैंकिंग का हवाला देते हुए बोला कि भारत में केस बहुत धीमे धीमे चलते हैं, इसलिए हमारा जितने भी सिविल मैटर चलती हो, सपोज कि दो पार्टियों के बीच कुछ कॉन्ट्रैक्ट था, माल डिलीवर नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कुछ गड़बड़ हुई, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करना मुश्किल है भारत में, क्योंकि जुडिशरी बहुत स्लो है, जिसके चलते अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो इसके उसने 3-4 बड़े रिफॉर्म सुझाए हैं। पहला रिफॉर्म है कि ज़्यादा जजेस की भर्ती करने की ज़रूरत है। उसका डेटा हैंडआउट में आपको मिल जाएगा, प्रीलिम के लिए काम का नहीं, बट मेंस में जब आप लिखते हो कि जुडिशियल रिफॉर्म्स, तो हर जगह सिर्फ बोल बच्चन करो, बट डेटा का अगर आप मसाला उसको नहीं लगाओगे, तड़का नहीं लगाओगे, अच्छे मार्क नहीं मिलेंगे। सो यू रिक्वायर सम डेटा। फॉर एग्जाम्पल कि भारत के अंदर डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट के अंदर 5,000 जजों की वैकेंसी है, उसको जल्दी से जल्दी भरा जाए तो केस की हम जल्दी से निपटारा कर सकते हैं। दूसरा उसने रिफॉर्म सजेस्ट किया कि सिर्फ जज की संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। ये जज के नीचे ये जो लोग बैठे हैं, इधर इधर टाइपिस्ट और ये बाजू में एक आदमी बैठा है, ये सबको हम क्या बोलेंगे? ये कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव या क्लरिकल स्टाफ है। उसमें आएगा कोर्ट मैनेजर, बेलीफ, जुडिशियल क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टेनो, पर्सनल असिस्टेंट ऑफ द जज। तो उन सब की भी एफिशिएंसी सही होनी चाहिए।
तो वो कैसे करें? अभी प्रॉब्लम ये है कि हर एक हाई कोर्ट वाले अलग अलग रिक्रूटमेंट करते हैं, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग होती है। एक जगह हो सकता है बोले ग्रेजुएशन, दूसरे राज्य में बोले पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, एक बोले हिंदी सिर्फ आना चाहिए, दूसरा बोले हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए। तो क्यों ना एक अलग से जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, तो पूरे भारत में उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन सेम कि आपको मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग इतना इतना पता होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ किया जाए, कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कॉमन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, तो सभी स्टेट की सभी कोर्ट में अच्छा काम हो सकता है। सो वी हैव टू क्रिएट अ सेपरेट कैडर ऑफ एम्प्लॉइज जिसका नाम हो इंडियन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल सर्विसेज। ये लोग कौन होंगे? ये जो नीचे वाला स्टाफ है वही, बट उनका ये नाम होगा कि ये वाली सर्विस के सब लोग हैं। अमेरिका, इंग्लैंड में ऐसा मॉडल है जिससे उनका एग्जाम और रिक्रूटमेंट का सिलेबस, ट्रेनिंग के मॉड्यूल वो सब सही रहते हैं, एंड एज अ रिजल्ट एफिशिएंसी ज़्यादा है। सो दैट इज सेकंड रिफॉर्म। तीसरा रिफॉर्म है ई गवर्नेंस और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी केस का निपटारा करें, क्योंकि ये पेन एंड पेपर में ऐसी फाइलें बनाएंगे तो कब फाइल निकालेगा, कब उसमें डेटा एंट्री करेगा, टेक्स लॉट ऑफ टाइम। चौथा रिफॉर्म उसने ये सजेस्ट किया कि एक साल में केंद्र सरकार की ऑफिस 244 डेज खुली रहती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 190 डेज ही खुला रहता है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट के अंदर वेकेशन की साइज लंबी होती। तो इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेकेशन डेज कम करने चाहिए, वर्किंग डेज बढ़ाने चाहिए, तो जो विलंबित केस है उसकी जल्दी से निपटारा हो सकता है। तो ये चार रिफॉर्म, उसके अलावा और मीन्स की चिल्लर बातें होंगी, वो सब आप हैंडआउट में बाद में देख लेना। उसके बाद ये लेबर कोड, मिनिमम वेजिस, ये सब मुद्दे चलते हैं। मिनिमम वेजिस चीज़ क्या है? न्यूनतम वेतन। सपोज सरकार ऐसा लिख के दे दे कानून में कि एक सिक्योरिटी गार्ड का डेली वेज 410 रुपये से कम नहीं हो सकता। उसका मतलब क्या? उससे कम भाव में अगर आप किसी को सिक्योरिटी गार्ड के काम में रखोगे तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। मिनिमम वेज मीन्स इट इज द मिनिमम रिमनरेशन दैट एम्प्लॉयर इज लीगली रिक्वायर्ड टू पे टू द वर्कर। भारत के अंदर वो पर डे के हिसाब से बोलते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड का 400 रुपया, जो घर में काम करती हो काम वाली वाई का 200 रुपया। अमेरिका जैसे देशों में पर डे नहीं, पर आवर के हिसाब से मिनिमम $10 पर आवर वगैरह हो सकता है। तो पेज 127 पर ये मिनिमम वेजिस में कोड ऑन वेजिस, उसके बारे में सब बातें करी गई हैं, वो आप वहाँ पर पढ़ें। उसके अलावा उसमें मिनिमम वेजिस में बहुत ज़्यादा बोल बच्चन है, बट वो सब मेंस के एग्जाम के लिए, प्रीलिम के लिए उसकी उपयोगिता कम है। कोड ऑन वेजिस का क्या सेलिएंट फीचर उतना हमने प्रीलिम में तैयार करना है, और एक कमिटी का नाम याद रखना है, अनूप सातपति कमिटी, दैट्स ऑल। उससे थोड़ा आप आगे बढ़े तो एक बात आती है लेबर लॉज। लेबर लॉज मतलब कौन से? ये फैक्ट्री एक्ट पढ़ा था हमने, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ा था। उन सब में बातें क्या थी कि अगर आपकी फैक्ट्री में इतने लोग काम करते हैं तो आपने उनके लिए वॉशरूम, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, महिलाएं तो उनके बच्चों के लिए शिशु गृह, वो सब बनाने हैं। नहीं बनाएंगे तो इंस्पेक्टर विजिट करेगा और आपको पेनल्टी हो सकती है, जेल भी हो सकती है। अब क्योंकि कोरोना क्राइसिस थी, इंडस्ट्रियलिस्ट रोना धोना कर रहे थे कि हमारा धंधा चौपट हो गया, तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि चिंता मत करो, ये लेबर लॉज, फैक्ट्री लॉज वो हम लोग सस्पेंड करते, कि अगले 1000 दिन तक नहीं लगाएंगे या अगले 3 साल तक के लिए नहीं लगाएंगे। ऐसा गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये सब बोलने लगे राज्य सरकार। लेकिन ऐसा करें तो इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा है, बट एम्प्लॉयज को नुकसान होगा। जैसे कि अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जिसमें ऐसा लिखा है कि अगर आपकी कंपनी में 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और उनमें से कुछ को आपके नौकरी से निकालना चाहते हैं तो सरकार की अनुमति लेनी होगी। बट सरकार खुद ही बोल दे कि हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को सस्पेंड कर रहे हैं, तो फिर सरकार की अनुमति नहीं लेनी तो वो तो नौकरी से निकाल देगा और फिर दूसरे लोगों को सस्ते भाव में रख देगा। सो देन इट इज़ नॉट गुड। तो विरोध हो रहा था। मित्रों, ये जो लेबर लॉज है, दे आर अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में, मतलब राज्य सरकार भी कानून और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऐसे भी हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे कानून में सुधार करना हो तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी कि ये गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो बोल रहे हैं कि अगले 3 साल या 1000 दिन के लिए सस्पेंड कर देंगे कानून, तो केंद्र सरकार ने बोला है कि हम प्रेसिडेंट को बोलेंगे उसको अनुमति नहीं दे। यानी कि ये सब सस्पेंड नहीं होने वाला है, जो लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होगा वो करने से वो बच जाएंगे। सेपरेटली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वैसे तो सब मजदूरों को हड़ताल करने का कानूनी हक है, राइट टू स्ट्राइक इज अ स्टैट्यूटरी राइट। लेकिन अगर कोई कंपनी को बोला जाए कि आप पब्लिक यूटिलिटी सर्विस हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या टेलीफोन कंपनी, तो उसके कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकते। तो सरकार ने ये कोरोना क्राइसिस में बोला कि बैंक
सेक्टर जो बैंकिंग सेक्टर है उसको भी हम लोग पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बोलते हैं, ताकि वो लोग हड़ताल पे जाएं तो उसको मतलब पेनल्टी लग सकती है, नौकरी से निकाल सकते हैं। क्योंकि बैंक वाले हड़ताल पे चले गए तो आत्मनिर्भर भारत में जितनी भी योजनाएं, बहुत सारी योजनाओं में लोन देने की बात है, तो बैंक के एम्प्लॉइज ही हड़ताल पे काम नहीं हो पाएगा, तो वो सब किया गया। बट अगेन दीज आर लाइक किलर थिंग्स, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ ज्यादा निकल के आए और तो संभावना कम। तो हमने यहाँ तक पढ़ा, बाकी कुछ मुद्दे बचते हैं वो हम लोग कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर ड्वार्फिज्म की समस्या, उसका नया डेफिनेशन बनाया गया आत्मनिर्भर भारत में, उसके नए सुधारों के लिए कुछ स्कीम्स लगाई गई, लोन देंगे वगैरह, दोस टाइप ऑफ थिंग्स, सो दैट वी विल कंटिन्यू। यानी अपना कार्यक्रम कुछ कैसे रहेगा, ये 14 तारीख सितंबर, तो मैंने बोला था पिलर 4B और 4C के हैंडआउट में डाल दूंगा, और वो तो आ गए, उसमें से बहुत ज़्यादा हमने पढ़ भी लिया, कुछ पढ़ना बाकी भी है। लेकिन अगेन आप खुद से भी पढ़ना शुरू करें तो ज़्यादातर चीज़ें तो समझ में आ जाए, ऐसी है जो समझ में नहीं आए वो चीज़ें ज़्यादातर ऐसी है जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, पर वो तो आगे भी हम लोग देखते रहेंगे। तो पढ़ने ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि टॉपिक डिफिकल्ट है, प्रीलिम उपयोगी माल बहुत मर्यादित है, डोंट वरी। खुद से भी आप लोग पढ़ के जितना आगे बढ़ सकते हो, आई वुड से कंटिन्यू मूविंग ऑन। बाकी जहाँ तक अपना कार्यक्रम है, तो अगले सोमवार में पिलर 5 का हैंड आउट डाल दूंगा और रात को 9 बजे क्लास होगी। उसके अगले सोमवार पिलर 6 का हैंड आउट, और उसमें भी एंड अगेन द सेम थिंग मित्रों, वो दिखता बड़ा है बट असल में प्रीलिम के तो 5-5 शॉर्ट नोट्स ही याद करनी भाई। तो मैं ये क्लास इधर एंड करता हूँ, और जो लोग नए विद्यार्थी हैं उनको भी आई एम हैप्पी टू शेयर कि अपनी नई इकोनॉमी की बैच चल रही है। इफ़ यू विश टू ज्वाइन तो mrunal.org ये वाला अपना कूपन कोड यूज़ करें एंड यू कैन गेट द डिस्काउंट, जहाँ पर ये सब चीज़ें डिटेल में, ये हैंड आउट और पावर पॉइंट और सब कुछ वीकली बेसिस पर क्विज होती है, वीकली बेसिस पर डाउट रेजोल्यूशन एंड ऑल दोज थिंग्स। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन, और बाकी तो ये अपनी मुलाकात सोमवार 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 मिलते रहेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, और लेट्स क्रैक इट।